जो हमारा लेसन है दैट इज फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन जो है ही वाज मतलब उसकी थोड़ी पैसिमिस्टिक टोन है, ठीक है। उसकी थीम्स के अंदर आपको जो है ब्लड शेड्स, वॉर सिनेरियो, ये सारी चीजें नजर आएंगी। लार्किन जो है क्योंकि उसने अपनी जो नेशन थी उसको हमेशा गुलाम ही देखा था, उसने अपने इर्द गिर्द जो है हमेशा यही देखा कि वॉर है, बैकग्राउंड ऑफ वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड सिनेरियो वो क्रिएट करता है। तो हमेशा वो दिखाता है कि एक वॉर के अंदर एक पैसिमिस्टिक टोन में वो किस तरीके से वो बताता है कि उसके मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरीके से किलिंग्स हो रही हैं, क्या ब्रूटैलिटी है, लोगों की सोचें किस तरह से जो है बिल्कुल ही पैसिमिस्टिक हो चुकी हैं। और देयर इज थीम ऑफ डेथ एवरीवेयर इन हिज पोएट्री। आपको थीम ऑफ डेथ जो है वो उसके अंदर नजर आएगी। यहाँ पे देखें फिलिप लार्किन अ biographical sketch. I think writing about unhappiness is probably the source of my popularity if I have any. क्योंकि ये पैसिमिस्टिक पोइट था, ज्यादातर ये अनहैप्पीनेस के बारे में लिखा करता था। वो कहता है कि मेरी शायद जो है इतनी ज्यादा कामयाबी का, पॉपुलैरिटी का अगर कोई कोई रीजन है तो वो मेरी क्या है, अनहैप्पीनेस है, जिसके बारे में मैं लिखता हूँ। डिप्रिवेशन इज फॉर मी व्हाट डैफोडिल्स वर फॉर वर्डवर्थ। वो कहता है कि मेरे लिए डिप्रिवेशन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है, नाउमीदी मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे डैफोडिल्स जो है वर्ड्सवर्थ के लिए थी। वर्ड्सवर्थ के लिए डैफोडिल्स क्या थी, वो उसके लिए पार्ट ऑफ नेचर थी। वर्ड्सवर्थ को कहा जाता था ही इज द पोएट ऑफ नेचर। बट व्हाट अबाउट द लार्किन, लार्किन को कहा जाता था कि वो एक पैसिमिस्टिक पोइट है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी चाइल्डहुड कैसी थी। बॉर्न इन कोवेंट्री, लार्किन वाज द सन ऑफ नाजी sympathizing father. He had a mother to whom he felt a strong, though sometimes claustrophic attachment. Later life में देखते हैं despite several long standing relationship with women, Larkin never married. ठीक है, उसके relationships तो थे women के साथ, शादी उसने नहीं की थी। Opinions इसमें देखते हैं कि right wing distrusted travel abroad and professed ignorance of foreign literature, including most modern American poetry. He also tried to avoid the clutches of his own culture. हमेशा वो अपने कल्चर को भी अवॉइड करने की कोशिश करता था। स्टांस देख लेते हैं। एसोसिएटेड विद द मोमेंट, द पोस्ट वॉर generation of poets brought together in New Lines anthology of 1956। ये जो है एक ऐसी जो है ग्रुप ऑफ पोइट से रिलेट करता था जिनको द मूवमेंट कहा जाता था। और ये जो पोइट्स थे ये पोस्ट वॉर जनरेशन थी। पोस्ट वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जनरेशन थी, ये वो जनरेशन थी जो कि ऑफ पोइट्स ब्रॉट टुगेदर इन न्यू लाइंस एंथोलॉजी, जिनको जो है न्यू लाइंस एंथोलॉजी ऑफ 1956 में इकट्ठा किया गया इन पोइट्स को। जो एंथोलॉजी आपको पता है कि ऐसा मजमुआ या ऐसा कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे पोएट्स की पोएम्स को कलेक्ट किया जाता है। तो उन पोएम्स की कलेक्शन का नाम न्यू लाइंस था। न्यू लाइंस एंथोलॉजी इसलिए इसको यहाँ पे कहा गया है कि इन तमाम मोमेंट्स पोएट्स जो है उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया और उनकी पोएम्स को इसमें इकट्ठा किया गया। द स्क्रपलस awareness of a man who refuses to be taken in by inflated notions of either art or life। और वो जो है स्क्रपलस अवेयरनेस ऑफ मैन को एक्चुअली बताते थे, जो कि who refuses to be taken in by inflated notions of either art of life, जो कि आर्ट ऑफ लाइफ के inflated notion से को निगेट कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। यानी कि अब आप देखें ना, हमने कीट्स को क्या देखा, वो आर्ट एंड लाइफ की बात करता है। अगर हम लार्किन को देखें, ही इज टोटली ऑपोजिट टू कीट्स। वो कहते हैं ये आर्ट एंड लाइफ, वो इसकी बात नहीं करता, वो टोटली उसकी पैसिमिस्टिक टोन है। आप लोगों के सिलेबस में देखिए ना, सेक्शंस बने हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पोइट्री का। पार्ट 1 में रोमांटिक पोइट्स एंड पार्ट 2 में आपके यही पैसिमिस्टिक पोइट्स है, जिसमें हीनी आ जाता है, लार्किन आ जाता है। ठीक है, हीनी और लार्किन दोनों जो है पोस्ट वॉर पोइट्स हैं और दोनों ही जो है वो इसी नोशन को जो है वो शो करते हैं जो उनकी नेशन के साथ हुआ था।
ठीक है, पोस्ट वॉर सिनेरियो जिसके अंदर एक इंसान जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो है वो पड़ जाता है. विलियम बटलर यीट्स एंड थॉमस हार्डी exerted an influence on लार्किन. और विलियम बटलर यीट्स और थॉमस हार्डी जो है वो एक्सर्ट करते हैं एक इन्फ्लुएंस लार्किन पे. आपको पता है यीट्स और हार्डी, विलियम बटलर यीट्स पोस्ट वॉर पोइट था, ठीक है, और इसका ये आयरिश पोइट था, और इसका रोल जो है वो बिल्कुल वैसा ही था अपनी नेशन के लिए जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान और बड़े सगीर के लिए था, मुसलमानों की जद्दोजहद के लिए था. ठीक है, जैसे अल्लामा इकबाल को बहुत दुख होता था ना कि मेरी कौम जो है गुलाम हो गई है. सेम इज द केस विद विलियम बटलर यीट्स, सेम इज द केस आफ्टर विलियम बटलर यीट्स जो है सीमस हीनी. और थॉमस हार्डी जो है उसकी हमेशा एक पेसिमिस्टिक टोन रहती थी. वो यही कहता था ना कि इंसान की जो जिंदगी है वो दुखों से भरपूर है, और अगर इंसान दुनिया में आ गया तो उसको ये डिलेमा फेस करना है. exerted an influence of लार्किन. इन दोनों की ये जो पेसिमिस्टिक टोन थी, इन्होंने एक एक्सर्ट किया इन्फ्लुएंस लार्किन के ऊपर. allied लार्किन with poets of the moments, क्योंकि लार्किन जो है पोइट्स ऑफ मोमेंट से ताल्लुक रखता था. allied यानी कि उनके साथ इसने गट्स जोड़ कर लिया था. a loose association of British writers who called implicity in their poetry and fiction and explicity in critical essays for some of sort of common sense return to more traditional techniques. अच्छा, ये क्या थे इनके बारे में? द मूवमेंट, ये जो पोइट्स थे, ये एक लूज एसोसिएशन थी उन ब्रिटिश राइटर्स की जो कि who called implicitly in their poetry and fiction, and जो कि implicitly जो है वो अपनी पोइट्री और फिक्शन पे काम करते थे, लेकिन explicitly वो क्रिटिकल एसेज या जनरल्स या फॉर सम सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस रिटर्न टू मोर ट्रेडिशनल, या फिर वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में कॉमन सेंस को इम्पोर्ट करते थे. अब देखिए, वो ये कहते थे, इनका ये कहना था एक्चुअली दैट इज द एंटी रोमांटिक पोइट्री मोमेंट ना, जिसको हम द मूवमेंट कहते हैं ना, इन पोइट्स को हम एंटी रोमांटिक कहते हैं. ये वो इन्होंने कहा था कि लाइफ जो है ना वो खाली ये नहीं है कि आप ब्यूटी ऑफ लाइफ को ढूंढते रहें. वो कहते हैं आप आम इंसान को बताएं तो सही ना कि मतलब हमारे साथ हो क्या चुका है. तो वो कहता है अगर हम आर्ट और लाइफ के अंदर ही घूमे रहेंगे तो हम रियलिटीज ऑफ लाइफ को नहीं पहचान सकेंगे. तो इस वजह से लार्किन के बारे में ये कहा जाता था कि ये एंटी रोमांटिक पोएट है, और इन सबको जो है ये द मोमेंट कहा जाता था. फिर यहाँ पे देखें कि एंटी मॉडर्निस्ट, एंटी एक्सपेरिमेंटल स्टैंस इन देयर स्टेटेड कंसर्न विद क्लैरिटी. और इसी तरह उनका एंटी मॉडर्निस्ट, एंटी एक्सपेरिमेंट स्टैंस जो था वो उनके अंदर मतलब ये एक स्टैंस था इन देयर स्टेटेड कंसर्न विद क्लैरिटी. बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो जो है एंटी मॉडर्निस्ट और एंटी एक्सपेरिमेंटल स्टैंस जो है उनकी इस पोइट्री के अंदर देखा गया. उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसकी स्टाइल ऑफ पोइट्री देख लेते हैं. द पोइट्री ऑफ थॉमस हार्डी वाज द इन्फ्लुएंस दैट हेल्प्ड लार्किन रीच हिज मैच्योर स्टाइल. पोइट्री जो थी थॉमस हार्डी की वो इन्फ्लुएंस थी जो कि हेल्प करती है लार्किन को कि वो अपने मैच्योर स्टाइल तक पहुंच सके. प्लेननेस एंड स्केप्टिसिज्म उसकी पोइट्री. बेटा ये इसकी सारी जो पोइट्री की आउटलाइंस हैं इनको देख लीजिएगा. अच्छा, वो कहता है कि प्लेननेस थी, उसके अंदर स्केप्टिसिज्म थी. सबसे पहले उसकी पोइट्री बिल्कुल आम अल्फाज में लिखी हुई थी, कोई मुश्किल पोइट्री बिल्कुल भी नहीं है लार्किन की, वेरी इजी पोइट्री. उसके बाद उसके अंदर स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म कहते हैं शक व मिजाज की गुंजाइश होने को, स्केप्टिकल होना, क्रिटिकल हो जाना, ठीक है, शक होना, पोजीशन एक ऑफुल पोजीशन के अंदर होना. हार्ड वन लिरिकिज्म, ट्रांसेंडेंस, साइनिकिज्म वाज सॉफ्टेंड ओनली बाय हिज स्केप्टिसिज्म. अच्छा जी, जो साइनिकिज्म थी वो उसकी सॉफ्टन होती थी बाय स्केप्टिसिज्म व्हिच ओनली रेयरली एडमिटेड एनी एक्सप्रेशन ऑफ न्यू पॉसिबिलिटी. फिर सैटारिकल स्टैंजास थे उसके. डिसअब्यूज टेम्परामेंट, उसका डिसअब्यूज टेम्परामेंट था. फॉर ऑल हिज मीननेस देयर इज आल्सो इररिलेवेंट विट एंड अ मेलंकली mitigated by his resolve to look at life as it is. और उसकी तमाम मीननेस में एक इररेलेवेंट विट भी थी,
ठीक है, एक इररेलेवेंट हिकमत भी थी, एक मिलनकली भी थी, एक गम था जो कि मिटिगेटेड बाय हिज रिजॉल्व टू लुक एट लाइफ एज इट इज, क्योंकि वो लाइफ को वैसे देखता था जैसे वो है. Readers came to trust him. His poems have a sense of psychological scale, candor, and a thorough ease with metrical forms. If his vision is algae, one of the gradual diminishment, it is also one of rich and no, nuanced emotional response. एल्गाइक किसे कहते हैं? किसी की गम में पोइट्री लिख देना, किसी के मरने के बाद पोइट्री को लिख देना, या गम ज़दा पोइट्री को हम कहते हैं कि एल्गाइक. ठीक है, तो उसका जो विजन था वो एल्गाइक था. और वन ऑफ ग्रेजुअल डायमिनिशमेंट, एक ग्रेजुअल डायमिनिशमेंट, इट इज आल्सो वन ऑफ रिच एंड नुआंस्ड इमोशनल रेस्पॉन्स. और ये जो है रिच और नुआंस्ड इमोशनल रेस्पॉन्स था. लार्किन तो जो था वो एक ग्रेट पोइट ऑफ मिडल एज था, whose instinct for social satire amplifies his sense of poignancy. Tenderly observant, bracing and acerbic, sore mystic refusal. उसके अंदर sore mystic refusals थे. लैंग्वेज, ग्रामर और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. एबल टू accommodate our talking voice to requirements of strict meters and tight rhythms, and he had a faultless ear for possibilities of the iambic line. Sudden openings coupled with subtle music of his highly structured but flexible verse form that lifts Larkin's poetry beyond the misanthropy of which he sometimes stands accused. Critics feel that this localization of focus and the colloquial language used to describe settings and emotions endear Larkin to the readers. उसकी लैंग्वेज, ग्रामर और स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रिक्ट मीटर्स हैं उसमें, टाइट रिदम्स हैं. ये हम इसकी अब पोइट्री पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसके अंदर था. फिर उसमें देखते हैं कि वो कंटेंट उसका किस तरह का था उसकी पोइट्री का. अवॉइड द लिटरेरी, द मेट्रोपॉलिटन, द ग्रुप लेवल एंड एम्ब्रेस द नॉन लिटरेरी, द प्रोविंशियल एंड प्योरली पर्सनल. अच्छा, इसकी पोइट्री जो थी वो हाईली पर्सनल थी, प्रोविंशियल और नॉन लिटरेरी थी. ठीक है, उसने ट्रेडिशनल वे के अंदर नहीं लिखा, उसने अवॉइड किया उस लिटरेरी को, मेट्रोपॉलिटन जो टेक्निक्स थी उनको उसने फॉलो नहीं किया, ना ही वो किसी ग्रुप लेवल को, यानी कि उसने ट्रेडिशनली पोइट्री नहीं लिखी, उसने लाइफ वैसे लिखा जैसे कि उसने उसको परसीव किया था, ना ही उसने उसको किसी रोमांटिसिज्म में इंपोर्ट किया, ना कहीं और. लार्किन कंपोज पोइट्री दैट बोथ रिफ्लेक्ट्स द dreariness of post-war provincial England and voices most articulately and poignantly the spiritual desolation of a world in which men have shed the last rags of religious faith that once lent meaning and hope to human lives, according to press. According to press, लार्किन जो है उसने एक ऐसी पोइट्री को कंपोज किया जो कि रिफ्लेक्ट करती है ड्रेरीनेस ऑफ पोस्ट वॉर. बेटा, जंगें तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद की आने वाली जनरेशन के जहन के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं. देखिए, हमारी ज़िंदगी है ना बेटा, उसके अंदर बाज़ औक़ात बहुत बुरा भी हो जाता है. कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स होते हैं. अगर अच्छा होता है उसके तो होते ही होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसा बुरा हो जाता है, कुछ लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े मिसहैप्स हो जाते हैं. तो मिसहैप्स होने के बाद जो उनके माइंड के ऊपर जो असरात होते हैं वो बहुत बुरे हो जाते हैं. इसी तरीके से जंगों के अंदर इंसान कत्लो गारत देखता है, उनके अपने कितने सारे लोग मर जाते हैं, इंसान एक निहिलिस्टिक स्टेट के अंदर पहुंच जाता है, वो पैसिमिस्ट हो जाता है, वो नाउमीद हो जाता है. ठीक है, तो वो बताता है कि जंगें तो हो जाती हैं, लेकिन जंगें होने के बाद कौमों के साथ क्या होता है, वो किस तरह की पोजीशन में आ जाती है, उनके जहनों के ऊपर उन जंगों के असरात कितने बुरे होते हैं. तो वो उसके बारे में बात करता है. और फिर पोस्ट वॉर प्रोविंशियल इंग्लैंड की बात करता है और वॉइसेस, और वो बताता है मोस्ट आर्टिकुलेटरी एंड पोएगनेंटली कहते हैं पंजेंटली,
शार्पली, मतलब बहुत पंजेंटली वो ये बताता है, बड़े तंज के साथ वो ये चीज बताता है, द स्पिरिचुअल डिसोलेशन, कि इंसान किस तरह से स्पिरिचुअली डिसोलेट हो जाता है। बेटा नाउमीदी कुफर है ना, इंसान जब नाउमीद हो जाता है तो स्पिरिचुअली वो डिसोलेट भी होता है और अपने फेथ से भी दूर हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि नाउमीदी कुफर है। तो यहाँ पे देखें ना, वो स्पिरिचुअली डिसोलेट हो जाता है एक ऐसी दुनिया में से in which men have shed the last rags of religious faith, जिसके अंदर इंसान ने last rags of religious faith को भी खत्म कर दिया, उसके परखच्चे उड़ा दिए उसने, ठीक है, फेथ के। एंड वंस लेंट मीनिंग एंड होप टू ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रेस, और फिर उसने मीनिंग, मतलब वो रिलीजियन, वो रिलीजियस फेथ जिसने कभी जिंदगी को एक मीनिंग और होप टू ह्यूमन लाइफ दिया होता है, उसी फेथ के परखच्चे उड़ा देता है इंसान, ठीक है। उसी वो जो लास्ट ब्रेथ ऑफ फेथ होता है वो भी फिर इंसान के अंदर नहीं रहता। It's with unrestrained precision into traditional structures, filling them with the melancholy truth of things in shrunken, vulgarized, and parochial England of the 1970s. और यही अनरेजिस्टिंग प्रिजिशन है इनटू स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर, जो कि फिल करता है उनको विद मेलनकली ट्रूथ ऑफ थिंग्स इन शरंकन, जो कि ट्रूथ ऑफ थिंग्स को विद द मेलनकली, यानी कि गम के साथ, वो एक्चुअल रियल थिंग्स को जो है बड़े शरंकन, वल्गराइज्ड और पैरोकियल इंग्लैंड ऑफ 19th सेंचुरी को वो शो करता है। तो यहाँ पे कॉन्टेम्पोरेरी सेंसिबिलिटी, ट्रेसिंग द वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू आवर एनवायरनमेंट। हमारी कॉन्टेम्पोरेरी सेंसिबिलिटी क्या होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट, ट्रेसिंग द वे इन विच वी, कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा होता है हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लॉटिंग द एब एंड फ्लो ऑफ इमोशनल फ्लक्स विद इन अस, हम प्लॉट करते हैं एब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव किसका, हमारा ये जो इमोशनल फ्लक्स होता है, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, एम्बॉडी इन हिज पोएट्री एटीट्यूड ऑफ हार्ट एंड माइंड। अब ये सारी चीजें जो है उसको एम्बॉडी करती है उसकी पोएट्री एटीट्यूड्स ऑफ हार्ट एंड माइंड को, दैट सीम पेकुलरिटी कैरेक्टराइजेशन ऑफ आवर टाइम, जो कि हमारे टाइम को कैरेक्टराइज करती है। डाउट, इनसिक्योरिटी, बोर्डम, एमलेसनेस एंड मलेज। और ये डाउट, इनसिक्योरिटी, देखिए हम लोग हमेशा शक में पड़े होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज्ड माइंड होते हैं। इनसिक्योरिटी, हमें हर चीज की इनसिक्योरिटी है, फ्यूचर। बोर्डम, बोर वैसे ही हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए फटाफट व्हाट्सएप फेसबुक उठा लेते हैं। एमलेसनेस, ठीक है, एमलेसनेस ऑफ लाइफ, दैट इज आवर एमलेसनेस ऑफ लाइफ, के सारा दिन बेटा बिकॉज हम एमलेस लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, मोबाइल उठाया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया,